पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने एंड्रयू कार्नेगी जितनी नेटवर्थ बनाई हो। 1901 में एंड्रयू कार्नेगी की नेटवर्थ अमेरिका की 2% जीडीपी के बराबर थी, लेकिन कार्नेगी की जिंदगी उतनी ही ज़्यादा अजीब थी जितने वो रिच थे। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि स्कॉटलैंड की एक गरीब सी फैमिली में पैदा हुए एंड्रयू कार्नेगी, जिनके पास सिर्फ 5 साल की स्कूलिंग थी, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो बन गए द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। एंड्रयू कार्नेगी डर्नफर्मलाइन स्कॉटलैंड की एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए। उनकी मॉम जूते सिलने का काम करती थी और उनके डैड हाथ से कपड़े बनाने का काम करते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते स्टीम पावर्ड मशीन्स आ गई और एंड्रयू के डैड का बिजनेस लॉस में जाने लगा। अपने डैड को परेशान देखकर एंड्रयू कार्नेगी भी काफ़ी दुखी हुए। थक हार कर 1848 में कार्नेगी फैमिली 20 पाउंड अपने साथ लेकर स्कॉटलैंड से अमेरिका के पिट्सबर्ग शहर में शिफ्ट हो गए, जहां बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी। लेकिन वहां जाकर भी कार्नेगी फैमिली की मुश्किलें कम नहीं हुई। एंड्रयू के मॉम डैड को कोई भी काम नहीं मिला, जिसकी वजह से एंड्रयू को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। एंड्रयू को कुछ समय बॉयलर रूम्स में काम करने के बाद एक लोकल टेलीग्राफ ऑफिस में जॉब मिली। एंड्रयू हर दिन कई सारी टेलीग्राफ्स डिलीवर करते थे पिट्सबर्ग शहर में। 17 साल की उम्र में उनकी टेलीग्राफ स्किल्स बहुत अच्छी हो गई और उन्हें पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी के रीजनल मैनेजर थॉमस स्कॉट ने अपना पर्सनल टेलीग्राफर और सेक्रेटरी रख लिया, $35 पर मंथ की सैलरी पर। उस टाइम पर पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी दुनिया की लार्जेस्ट कॉरपोरेशन थी। बिजनेस में दिलचस्पी रखने वाले एंड्रयू कार्नेगी के लिए ये एक सुनहरा मौका था, क्योंकि वो थॉमस स्कॉट से सीख सकते थे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस कैसे चलाया जाए। और थॉमस ने भी एंड्रयू कार्नेगी का बहुत साथ दिया और वो एंड्रयू कार्नेगी के मेंटोर बन गए। दोस्तों, इसके बाद 1861 में हुई अमेरिकन सिविल वॉर और एंड्रयू कार्नेगी को आर्मी में भर्ती होना पड़ा। लेकिन वो खुद वॉर में नहीं गए। उन्होंने अपनी जगह एक दूसरे व्यक्ति को $850 देके वॉर में भेज दिया। सिविल वॉर के समय कार्नेगी ने नोटिस किया कि लकड़ी के बने हुए ब्रिजेस को ट्रूप्स बहुत ही आसानी से जला देते थे और लोहे के ब्रिजेस की बहुत सख्त ज़रूरत थी। एंड्रयू कार्नेगी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपनी एक खुद की ब्रिज मेकिंग कंपनी लॉन्च कर दी, कीस्टोन ब्रिज मेकिंग कंपनी। कीस्टोन सिर्फ ब्रिजेस नहीं बनाती थी, बल्कि उनके पास खुद की आयरन मिल्स भी थी। वो अपना लोहा खुद बनाते थे, जिसकी वजह से उन्हें किसी दूसरी कंपनी से आयरन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और उनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा था। ब्रिजेस के साथ साथ उन्होंने रेल ट्रैक्स भी बनाने शुरू किए। देखा जाए तो एंड्रयू कार्नेगी एक साथ 3 कंपनी चला रहे थे। पहली एक माइनिंग कंपनी जो लोहा बनाती थी, दूसरी जो ब्रिजेस बनाती थी और तीसरी जो रेल ट्रैक्स बनाती थी। इसके बाद 1856 में आई स्टील रेवोल्यूशन, जब हेनरी बेसमर ने एक ऐसी मशीन इन्वेंट कर दी जो कि बड़े स्केल पर स्टील प्रोड्यूस कर सकती थी। इससे पहले स्टील बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। जब एंड्रयू कार्नेगी को इस बात का पता चला तो उन्होंने ज़रा सी भी देर नहीं की और अपनी एक स्टील फैक्ट्री खड़ी कर दी, जो कि अमेरिका की पहली स्टील फैक्ट्री थी। कार्नेगी ने दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को हायर किया और उन्होंने ऐसे वर्कर्स को रखा जो कि साल में 364 दिन काम करते थे और उन्हें पूरे साल में सिर्फ एक ही छुट्टी दी जाती थी, 4 जुलाई को। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, कार्नेगी ने वर्कर्स को रिप्लेस करके मशीन्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि मशीन्स ना ही वर्कर्स की तरह सोती थी और ना ही सैलरी बढ़ाने के लिए कहती थी। दोस्तों, एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी स्टील कंपनी का नाम कार्नेगी स्टील रखने की जगह जे एडगर थॉम्सन स्टील वर्क्स रखा। असल में एडगर थॉम्सन कार्नेगी के रेल ट्रैक बिजनेस में एक कस्टमर थे। कार्नेगी को उम्मीद थी कि अगर वो अपनी कंपनी का नाम एक कस्टमर के नाम पर रखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि वो अपने कस्टमर्स की बहुत कदर करते हैं और उन्हें रेल ट्रैक्स कंपनी में और ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद थी। और वैसा ही हुआ जैसा कार्नेगी ने सोचा था। जे एडगर ने कार्नेगी को 2000 स्टील रेल्स का ऑर्डर दे दिया। कार्नेगी ने अपनी स्टील कंपनी को और अच्छी तरह चलाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव को हायर किया, हेनरी क्ले फ्रिक। कार्नेगी और हेनरी ने मिलकर अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। दोस्तों, उस टाइम पर एक और स्टील कंपनी थी जो कि कार्नेगी की स्टील कंपनी को तगड़ी टक्कर दे रही थी और वो कंपनी थी ड्यूकीन वर्क्स। तो हेनरी की मदद लेकर कार्नेगी ने ये अफवाह फैला दी कि ड्यूकीन वर्क्स लोगों को डिफेक्टिव स्टील बेचती है। कार्नेगी ने कहा कि ड्यूकीन की रेल रोड्स में होमोजेनिटी नहीं है
लोगों को होमोजेनिटी शब्द का मतलब तो नहीं पता था, लेकिन सुनने में ये शब्द बहुत ही डरावना सा था। और रेल रोड कंपनीज नहीं चाहती थी कि वो इन डिफेक्टिव रेल्स को यूज़ करके अपना नुकसान करवाए। तो काफ़ी बड़ी बड़ी रेल रोड कंपनीज ने ड्यूकिन वर्क्स की स्टील रेल्स को यूज़ करना छोड़ दिया और 2 साल के अंदर अंदर ड्यूकिन वर्क्स की हालत ख़राब हो गई और उनके पास इतने पैसे बचे ही नहीं कि वो अपनी कंपनी को चला सके। उनके पास अपनी कंपनी बेचने के अलावा कोई और चारा नहीं था, तो उन्होंने अपनी कंपनी एंड्रयू कार्नेगी को बेच दी। दोस्तों, असल में कार्नेगी और फ्रिक का सिर्फ एक ही बिजनेस रूल था, कुछ भी करो लेकिन जीतो। लेकिन बाद में उनको अपने इस बुरे एटीट्यूड की भारी कीमत चुकानी पड़ी। असल में कार्नेगी ने अपने होमस्टेड पेंसिल्वेनिया वाले प्लांट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए और उसे यूएसए की सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करने वाली मिल बना दिया। लेकिन इस सक्सेस के साथ साथ उनके सामने एक दिक्कत आ गई, लेबर कॉस्ट, 10,000 वर्कर्स को दी जाने वाली सैलरी। और एंड्रयू कार्नेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे, तो उन्होंने ये ड्यूटी हेनरी को दी और खुद वो अपनी होम कंट्री स्कॉटलैंड में चले गए। दोस्तों, असल में इन वर्कर्स को पहले ही बहुत कम सैलरी दी जा रही थी और 1892 में वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया। ऊपर से हेनरी फ्रिक ने वर्कर्स के काम करने का समय और बढ़ा दिया और सैलरी को बढ़ाने की जगह कम कर दिया। इस नाइंसाफ़ी की वजह से वर्कर्स ने स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी। वर्कर्स ने ज़्यादा सैलरी के साथ साथ सेफर वर्किंग कंडीशंस की भी डिमांड की। हेनरी फ्रिक ने इन वर्कर्स को अपनी कंपनी से लॉकआउट कर दिया और इमिग्रेंट वर्कर्स जो कि कम सैलरी पर काम करने के लिए तैयार थे, उनको अपनी कंपनी में जॉब दे दी। हेनरी ने अपने साथ एक 300 लोगों की आर्मी सेटअप की, जिनको पिंकरटन्स कहा जाता था, ताकि वो इमिग्रेंट वर्कर्स को स्ट्राइक पर बैठे हुए वर्कर्स से सही सलामत बचाकर फैक्ट्री में एंटर करा सके। अपनी राइफल्स के साथ पिंकरटन्स ने फैक्ट्री की तरफ जाना शुरू किया, जहां पर उनका सामना 10,000 गुस्से से भरे हुए वर्कर्स से हुआ और उस दिन को आज भी होमस्टेड स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में 9 वर्कर्स और 7 पिंकरटन्स मारे गए और बहुत सारे लोग जख्मी हुए और सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि वहाँ 8,000 मिलिट्री ट्रूप्स को बुलाना पड़ा। इन ट्रूप्स की प्रोटेक्शन के चलते फैक्ट्री दोबारा से ओपन हुई, लेकिन वर्कर्स की कोई भी डिमांड पूरी नहीं हुई। उनको वही सेम सैलरी मिली और ज़्यादा समय तक काम करना पड़ा। इन सब चीज़ों की वजह से एंड्रयू कार्नेगी की रेपुटेशन पर बहुत बुरा असर पड़ा। लोग कार्नेगी को कावर्ड पुकारने लगे, लेकिन इसके बावजूद कार्नेगी की स्टील मिल्स मिलियंस में पैसे कमा रही थी और 1900 में कार्नेगी की स्टील मिल्स पूरी ग्रेट ब्रिटेन की स्टील प्रोडक्शन से भी ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस कर रही थी। लेकिन 1901 में कार्नेगी इस बिजनेस से थक गई और वो अपनी बाकी की ज़िंदगी अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ बिताना चाहते थे। दोस्तों, उस टाइम पर जेपी मॉर्गन भी स्टील इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे और एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी कंपनी को जेपी मॉर्गन को बेचने का प्लान बनाया। उन्होंने अपना ऑफर जेपी मॉर्गन को एक पेपर पर लिखकर भेजा चार्ल्स श्वाब के हाथों, जो कि कार्नेगी स्टील मिल्स के प्रेसिडेंट थे, और जेपी मॉर्गन ने बिना देर किए ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और 1901 में एंड्रयू कार्नेगी ने $480 मिलियन में अपनी कंपनी जेपी मॉर्गन को बेच दी, जिसकी बदौलत एंड्रयू कार्नेगी 1901 में वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बन गए। लेकिन कार्नेगी ने अपने लगभग 90% पैसे फिलैंथ्रोपी में लगा दिए। उन्होंने इन पैसों से 2000 लाइब्रेरीज बनवाई ताकि उनकी तरह बाकी बच्चे अनएजुकेटेड ना रहे, और 1919 में वो चैरिटी करते करते इस दुनिया को अलविदा कह गई। दोस्तों, कार्नेगी की लाइफ बहुत ही अजीब सी थी, क्योंकि एक तरफ उन्होंने अपने वर्कर्स से फोर्स्ड लेबर करवाई, अपने कंपेटिटर्स को गेम से बाहर निकलवाने के लिए झूठी खबरें फैलाई, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने बहुत सारी चैरिटी भी की। हो सकता है कार्नेगी ने ये चैरिटी इसलिए की हो क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। खैर, इस बात का जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन जो भी हो, आज भी लोग एंड्रयू कार्नेगी को एक ही नाम से जानते हैं और आगे भी जानते रहेंगे, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड।